जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ये देखते हैं कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, यहाँ पे देखोगे इन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज। और अभी पॉलिटी हमारा ख़त्म हो चुका है। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद अभी हिस्ट्री शुरू हुआ है। और देखो ये सीरीज ईयर वाइज भी चलता है। ईयर वाइज कोशिश करेंगे कि वीक में एक वीडियो डाल दें ईयर वाइज का, और टॉपिक वाइज आपका डेली वीडियो रहेगा जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा। क्योंकि ईयर वाइज भी बच्चे मैसेज करने लगे हैं फिर से कि ईयर वाइज भी डालो। जैसे ये है 2024 का, इसका तो कंप्लीट करवा रखे हैं। 2023 का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो हो रखा था, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। ये टॉपिक वाइज देखो, एक वीडियो आएगी वीक में, तो वो ईयर वाइज रहेगा, जिसमें कि आपके जितने क्वेश्चन हैं उसमें जो कीवर्ड हैं उसको भी एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन को भी एनालिसिस करेंगे, प्लस क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे एग्जामिनर के माइंड को। तो ये सीरीज जो फॉलो कर लोगे तो समझ लेना प्रीलिम्स के लिए बढ़ास तो उसके पास है। नोट मेकिंग करते रहो। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो अभी चल रहा है हमारा CDS 1 खत्म हो रखा था 2024 का, अभी 2 चल रहा है। और ये वाला PDF जितने हैं, ये एनिमेटेड PDF और ये ब्लैंक PDF यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको सर्च करना। टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाना। यहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे, जो भी क्लास आएगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। और यहाँ पे जैसे देखोगे ये बोल रहा है वेदांत दर्शन के संबंध में, ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेदांत फिलोसफी। अब वेदांत फिलोसफी है क्या भी, और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कथन देखो। और सबसे पहला काम करना कि ये देखो ये क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ये करेक्ट पूछ रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट गिवन एबव इज या आर द करेक्ट। तो ये बोल रहा है शंकर का अद्वैत वेदांत, शंकर क्या थे, अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। शंकर वाज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत। देखो अगर हम इसका आंसर देखें, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ये वेदांत के बारे में। और ये जो पूछ रहा है ना अद्वैत वेदांत क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि ये फिलोसफी है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा समझते चलो तो आगे हो सकता है क्वेश्चन जब रिपीट हो तो आपको पता रहे। अब देखो कभी अगर आ जाए ना ये अद्वैत वेदांत क्या है, तो यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा अद्वैत वेदांत के बारे में। इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, अद्वैत वेदांत के बारे में अगर आ जाए, अद्वैत वेदांता के बारे में, तो ये है क्या। सबसे पहले तो यही समझो कि ये जो है वेदांत का प्रमुख शाखा है। क्या है, प्रमुख शाखा, प्रमुख शाखा है। ठीक है, और ये कौन से विचार पे आधारित है, ये एक विचार है जिसको कि बोलते हैं एक आइडिया। कौन से आइडिया पे विचारित है, आत्मा, जिसको जीव बोलते हैं। ठीक है, जीव हो गया आपका, उसके बाद ब्रह्म, ये परम सत्य इसको बोलते हैं। इस दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। क्या है, कोई द्वैत नहीं है, मतलब इसमें कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत है। अद्वैत है, एक ही है, मतलब ये दोनों क्या है, एक ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अद्वैत बोलते हैं। अब अगर आ जाए कि आत्मा और जीव के बारे में, तो ये बता सकते हो ना कि ये जो है ये है क्या, वेदांत क्या है, एक मेजर ब्रांच ऑफ वेदांता फिलोसफी का। ये क्या है, मेजर ब्रांच है, प्रमुख शाखा है। तो मेजर ब्रांच ऑफ वेदांता फिलोसफी, जिसमें कि क्या क्या बोलता है, ये सोल हो गया आपका जो आत्मा है। और ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। ये ब्रह्म क्या है, अल्टीमेट, परम सत्य। परम सत्य को क्या बोलोगे, अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी है जिसमें कि कोई भी द्वैत है ही नहीं। इस सॉरी फॉर दैट, खांसी हो रहा है, थोड़ा सा पानी पीने। तो इस दोनों में क्या है, कोई भी द्वैत नहीं है, नॉन डुअलिटी है। इसमें क्या है, नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिटी पाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए हम। अब यहाँ पे जो देखोगे ना, ये अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे, तो बिल्कुल सही है, ये राइट है। शंकर क्या थे, अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। अद्वैत वेदांत में अभी तुरंत देखे कि ब्रह्म और आत्मा, ठीक है, ये दोनों में कोई भेद नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका ये देखोगे कि माधव द्वारा द्वैत वेदांत को क्या किया गया था, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी कथन सही है। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो बोल रहा है द फिलोसफी ऑफ द्वैत वाज एलोबरेट बाय माधव, हाँ तो ये सही है। ठीक है, इसको किसने एलोबरेट किया था, तो माधव के द्वारा। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लोगों के मध्य व्यापक पैमाने पर
चरखे का वितरण करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास के बारे में बोल रहा है कि किसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, कौन डिसाइड किया था। तो देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, इतने डीप में कोई बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाएगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो फिर बच्चे को लगेगा कहाँ से आ गया। स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे तो इतने डीप में नहीं दिया है वहाँ भी। देखो इसका राइट आंसर देखोगे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना ये सब भी स्टेटमेंट आया है, डांडी मार्च वगैरह, तो ये सब भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि व्यापक स्तर पे ये जो चरखे के लिए बोला था, तो ये बोला था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो था 1921 में, इसके द्वारा समर्थन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, 1921 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा। और ये चरखा का वितरण क्यों किया गया था, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें भी। और देखोगे कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, और ये महात्मा गांधी के समर्थन से हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के समर्थन से हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी भी इनके समर्थन में थे। और ये क्यों चरखा का वितरण क्यों किया था, इसके पीछे का अगर कारण जानोगे तो ये असहयोग आंदोलन वगैरह की भारत का जो भी लोग थे वो खुद से अपने आप में सशक्त हो जाए। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने से सब संबंधित थे, इसलिए क्या किया था, चरखे का वितरण किया गया था। अब देखो ये तो समझ गए, जिसमें कि चरखे का वितरण वाला अगर क्वेश्चन आएगा, जो बच्चे PYQ नहीं किया होगा तो उसको लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कहाँ से क्वेश्चन आया है, जबकि ये CDS में 2024 में पूछ लिया है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो दांडी मार्च के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ जो बोल रहा है महात्मा गांधी, ये वाला दांडी मार्च, इसको देखो। दांडी मार्च था क्या, पहले इसको समझो, इसको मिटा दें इधर से। ठीक है, जस्ट वेट। तो देखो दांडी मार्च के बारे में देखें, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में मतलब मिला के ही चल रहे हैं, बाइलिंगुअल। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये देखो ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से ये क्यों हुआ था, क्योंकि सॉल्ट टैक्स जो था, नमक कर, उसी के कारण पे ये विरोध करने के लिए, ठीक है, उसके एक अगेंस्ट में ये गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। ये जरूरी पॉइंट नहीं है, जरूरी पॉइंट है कि जब गांधी जी का ना गिरफ्तारी हो गया, गांधी जी का गिरफ्तारी जब हुआ तो उसके बाद इसको लीड कौन किया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गांधी जी क्या हुए, अरेस्ट हो गए थे, अरेस्ट जब हुए उसके बाद इसको लीड किसने किसने किया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको उसके बाद लीड किया था अब्बास तैयब जी। ठीक है, ध्यान रखना, उसके बाद इसको किसने लीड किया था, अब्बास तैयब जी ने, तैयब जी। और अब्बास तैयब जी के बाद किसने लीड किया था, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि अब्बास तैयब जी के बाद किसने लीड किया था इस अभियान को, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, ये भूलना मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों अगर आ जाए ना कि अब्बास तैयब जी और ये सरोजिनी नायडू, तो पहले इसने लीड किया था अब्बास तैयब जी ने, और इससे भी पहले किसने लीड किया था, गांधी जी, गांधी जी। और गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया था अंग्रेज ने, उसके बाद फिर अब्बास तैयब जी, उसके बाद फिर सरोजनी नायडू। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रख लो कि इसमें ना सरदार पटेल, सरदार क्या हो गया आज पता नहीं, सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। ये जो गिरफ्तार किया था, 60,000 लोग को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज, ये नमक कानून का जो उल्लंघन हुआ था, जो कि ये सॉल्ट विद्रोह, जो ये विद्रोह नहीं बोल सकते इसको, ये नमक अभियान बोल लो या फिर कानून बोल लो, जो इसका विरोध किया था, उसमें गांधी जी सहित 60,000 लोग को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कि सरदार पटेल भी बहुत बड़ा क्या किए, इसमें मदद किए थे इन सबको छुड़वाने में। और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद, फिर से बताओ, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी, और अब्बास तैयब जी के बाद सरोजनी नायडू ने इस अभियान को लीड किया था। ठीक है, तो यहाँ से इतना कुछ देख लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिटा दें। तो ये जो बोल रहा है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1947 के बारे में बोल रहा है। देखो ये भारतीय कांग्रेस जो थे, भारतीय कांग्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे समझ जाओगे ना, ये लिखे हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। ठीक है, का अध्यक्ष मंडल था, क्या था, का अध्यक्ष मंडल, जगह कम है इसलिए छोटा में लिख दिया। ठीक है, अध्यक्ष मंडल का क्या करता था, ये केंद्रीय निर्णय लेता था,
निर्णय लेता था। तो ये ध्यान रखना अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बारे में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, ये वाला, गांधी जी, अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू। देख लेना आगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं यहीं से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का, सीरियल्स के बारे में बोल रहा है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। द टर्म यूज्ड ऑफ सीरियल्स इन द ऋग्वेदा। तो देखो ऋग्वेद में ना अनाज शब्द के लिए यहाँ जो दिख रहा है ये यव और धान्य, यहाँ जो यवा और धान्य के बारे में बोल रहा है। अभी भी यव को ना जौ बोलते हैं, जौ। देखोगे कि पूजा पाठ में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है हिंदू घर में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यव क्या बोलते थे, धान्य बोलते थे। और यहाँ से ना बहुत सारे कोचिंग वाले इसमें गोधूम बोले थे, लेकिन देखो गोधूम नहीं था, ये क्या था, यव और धान्य था। ये रियल यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आंसर बताते हैं ना आपको, तो वो ऑफिशियल आंसर की से ही बताते हैं, ऐसा नहीं है अपने मन से कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। पहले जो भी आता है देखो आंसर कैसे बताते हैं, एक तो पहला नंबर आपके लिए सारा वेबसाइट सर्च किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसका यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की क्या दिया है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो उस क्वेश्चन को बताते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में ये इडर है या फिर ये इडर है। तो आप लोग ये कभी भी दिमाग में मत लाना कि इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, ह्यूमन नेचर है, हो सकता है कि हम बता रहे हैं इसका बी और लगा दें आंसर सी, तो इतना गलती मे भी ये भी गलती ना हो। अगर कभी कभी हो जाए तो आप लोग थोड़ा माफ़ कर देना, हम भी ह्यूमन है, रोबोट तो है नहीं, और रोबोट से भी गलती हो जाती है। खैर देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यव या धान हो जाएगा। अब देखो इसमें गोधूम और ब्रेही किसको कहा गया है। अब देखो ये जो गोधूम है ना, गोधूम, गोधूम किसको बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं, ठीक है। अभी किसको बोलते हैं, गेहूं जो हम लोग खाते हैं, गेहूं को बोलते हैं। और ये जो ब्रीही है, ब्रीही किसको बोलते हैं, चावल को। अब यहीं पे यूपीएससी कोचिंग वाले और यूपीएससी के आंसर की में डिबेट होने लगा कि यहाँ पे अनाज के बारे में पूछ रहा है, सीरियल के बारे में पूछ रहा है, और ये जो गोधूम है ये वीट को, और ये वृद्धि किसको बोलेंगे, राइस को। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखना। लेकिन अनाज के बारे में जब बोला ना, अनाज के बारे में, तो ये भी अनाज ही है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ने राइट आंसर दिया था बी, ठीक है। राइट आंसर ये दिया था यव और धान्य। और यूपीएससी के आंसर की कोई मान सकते हैं। अब धान्य में कुछ का मानना है, कुछ टीचर्स का ऐसा, कि ये जो धान्य है ना, धान्य, धान में अनाज ही शामिल हो, ठीक है। धान्य को क्या उस टाइम बोलते थे, अनाज ही बोलते थे, अनाज बोलते थे धान्य को। और यहाँ पे ये पूछा था अनाज के बारे में, सीरियल के बारे में, तो यहाँ से ये राइट है। तो ये बाल का खाल निकालने वाली बात है, ठीक है। बाकी जो राइट आंसर है वो तो आपने देख ही लिया कि राइट आंसर बी है, इसका बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, तिल और खल, और ये प्रेंगू और श्यामक। देखो इन सबको भी देख लेते हैं। ये जो है प्रेंगू और श्यामक, यहाँ पे जो है देखो ये किसको बोलते हैं, तो ये जो आपका प्रियंगू है इसको बोलते थे औषधि पौधा। कौन सा पौधा था ये, औषधि पौधा था, तो ध्यान रखना औषधीय पौधा, मेडिसिनल प्लांट था ये, औषधीय पौधा, ठीक है। इंग्लिश में देखोगे तो ये क्या था, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट था। और ये जो श्यामक है ना, श्यामक मतलब जिसको कि अभी आप लोग बाजरा वगैरह बोलते हो ना, मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है। तो ये था श्यामक। तो यहाँ से इतना कुछ समझ गए हम लोग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कुछ बचा नहीं, अच्छा हाँ एक ऑप्शन और बच रखा है, तिल और खल। तो देखो तिल और जो खल है यहाँ पे लिख देते हैं, जगह उधर है नहीं, तिल और क्या है, खल। आराम से समझो, कोई धरफड़ मत करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि बहुत स्लो चलता है सीरीज, तो क्या करें बताओ, छोड़ दें, जैसे ये अभी छूट रहा था तो इसको छोड़ दें या फिर इसको छोड़ दें। मे भी हो सकता है अगले बार यहाँ से पूछ ले, प्रियंगू किसको कहते हैं, श्यामक किसको कहते हैं। अब जिसको पता ही नहीं होगा तो वो तो हक्का बक्का हो जाएगा कि प्रियंगू है क्या, हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है। तो अब ध्यान हो गया, औषधीय पौधा है, और श्यामक क्या है, ये मोटा अनाज है। तो अभी इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कुछ भी आराम से पढ़ो, ठीक है। धरफड़ मत करो, जिसको जल्दी थे वो जल्दी ही चले गए। अब ये जो है तिल और खल, देखो ये जो तिल है, तिल तो अभी भी देखोगे कि वो जो अभी तिल होता है वही तिल है, मतलब ये तिलहन से संबंधित है, तिलहन फसल, तिलहन फसल से संबंधित है, ठीक है। और ये जो खल है, खल, तो इसको उस टाइम पे मतलब खलिहान बोलते थे, जिसको खेत बोलते हो भी, ठीक है। तो ध्यान रखना खलिहान, खलिहान से संबंधित था।
तो इतना कुछ देख लिए इस क्वेश्चन से। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, और ये क्या कह रहा है, 18वीं सदी में भारत में विधवाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विडो के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, देखो विडो इन द 18th सेंचुरी इन इंडिया। चलो देखते हैं इसका आंसर को, और पहले इसका स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। आमेर के राजा सवाई जयसिंह, अब ये सवाई जयसिंह से कुछ याद आ रहा है? अभी क्या याद आ रहा है, देखो ये सीडीएस का पेपर शायद फर्स्ट था या कौन सा था, इसमें सवाई जयसिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कल ही तो करवाए थे। हाँ ये देखो, ये सवाई जयसिंह के बारे में यहाँ पे है ना, तो सवाई जयसिंह मतलब इम्पोर्टेंट थीम है यूपीएससी के लिए, तभी तो ये पूछ रहा है बार बार। तो अभी इसके बारे में ना इसका ऑपरेशन करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो था राजा सवाई जयसिंह ऑफ आमेर प्रमोट प्रमोट करता था, ये प्रोत्साहित किया किसको, विडो मैरिज को। ठीक है, विडो मैरिज जो विधवा होते थे, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। अभी देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। मराठा सेना नायक जनरल परशुराम भाऊ ने विधवा, एक भाऊ, इसका क्या नाम था, परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है, इसको भी देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया। अब ये जो बोल रहा है राजा राम मोहन रॉय अपोज किया था, क्या चीज़ अपोज किया था, सती प्रथा, सती प्रथा को। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखोगे ना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये भी सही है। सवाई जयसिंह क्या कहते हैं, विधवा विवाह को पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किए थे। क्योंकि अगर सवाई जयसिंह के बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि 2 बार यूपीएससी ने पूछ चुका है, अभी तुरंत देखे आप सवाई जयसिंह। ठीक है, इंग्लिश में लिखने का, इंग्लिश मीडियम वाले भाई जितने हैं हमसे नाराज रहते हैं, खैर नाराज मत रहो बंधु, जिंदगी बहुत छोटी है, नाराज नहीं होना। देखो सवाई जयसिंह के बारे में अगर देखोगे तो सबसे पहले ये था क्या, एक तो महान शासक थे। ठीक है, महान शासक थे, उसके बाद देखोगे तो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या थे, ग्रेट रूलर, ग्रेट रूलर थे, आर्किटेक्ट थे जिसको वास्तुकार बोलते हो, आर्किटेक्ट, और एस्ट्रोनॉमर भी थे ये। ठीक है, ये क्या कहते, अभी अगर हिंदी मीडियम वाले को अब दिक्कत होगा क्या क्या लिख रहे हैं एस्ट्रोनॉमर पे करे, देखो ये खगोल शास्त्री थे, इसको क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री, ध्यान रखना। और ये क्या थे, आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार, वास्तुकार, और महान शासक। तो कोई भी राजा महान शासक खुद को बताता है ये। देखो अगर कोई ये सब चीज़ में रुचि रख रहा है तो इतना छोटा सोच उसका होगा क्या, वो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित नहीं करेगा। आप खुद सोचो, कोई मतलब ये खगोल शास्त्र है और वास्तुकार है, तो इन सब चीज़ को जब देखोगे ना तो लगेगा कि नहीं, ये राजा का दिमाग थोड़ा सा डेवलप था, मतलब ये सही था। अब ये जो बोल रहा है मराठा सेना नायक परशुराम भाऊ, तो इन्होंने भी क्या किया था, प्रोत्साहन किया था। बाकी ये तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था ही। और सवाई जयसिंह से संबंधित एक दो चीज़ और देखोगे तो सवाई जयसिंह जो थे, ठीक है, इन्हीं के बारे में भी देख लें, इधर लिख लो। ठीक है, ये जो सवाई का टाइटल है, ये सवाई का जो टाइटल लेके घूम रहे हैं ये भाई साहब, तो इसको ये टाइटल दिया कौन था, तो ये देख लो, इनको ये टाइटल औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था, औरंगजेब ने। तो यहाँ पे लिख लो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब द्वारा कौन सा टाइटल दिया गया था, सवई, सवई, सवई का उपाधि दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या था, अगर सवई का मतलब देखोगे तो समकालीनों से मतलब इस सवा गुना ज़्यादा, मतलब मान लो यहाँ पे कोई एक आदमी है, फिर यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, इससे सवा गुना ज़्यादा, मतलब इतना पावरफुल था ये, इसी का मतलब था सवई। ठीक है, और ये टाइटल कौन दिया था, तो ये टाइटल दिया था औरंगजेब ने दिया था, किसको, सवाई जयसिंह को। ये ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, और देखोगे ये 5 वेधशाला का निर्माण भी करवाए थे। क्या करवाए थे, 5 वेधशाला, वेधशाला का निर्माण करवाए थे, तो ये भी ध्यान रखना, लाओं का निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो जिसमें था कौन कौन सा, एक तो था दिल्ली, आपका ये जो दिल्ली है, दिल्ली, दूसरा था जयपुर, उज्जैन, और फिर था मथुरा, मथुरा, दिख रहा होगा नीचे या नहीं दिख रहा है, देख अब दिख रहा है ना, मथुरा था। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ और बनवाया था, जंतर मंतर। ठीक है,
जंतर मंतर का भी स्थापना करवाया था। तो इतना कुछ इससे ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ कुछ कार्य और थे जो कि आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे इनके सारे कार्य। बाकी जितना यहाँ पे बताना था बता चुके हैं, ये सब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। छोटा कर देते हैं यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या था, डी था। देखो शिवाजी के प्रशासनिक उपाय, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है और सबसे पहले देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। जैसे ये पढ़े हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अब यहाँ पे जैसे देखोगे तो ये बोल रहा है ये कौन सा करेक्ट है, और क्या बोल रहा है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय अष्टप्रधान। अब देखना होगा ये अष्टप्रधान क्या है, ठीक है, क्योंकि ये की पॉइंट है। यहाँ पे देखोगे ये अष्टप्रधान आया है ना, तो ये अष्टप्रधान के बारे में अभी अच्छे से जानना होगा। की पॉइंट भी खोजते चलो, जो भी की पॉइंट है उसको भी पढ़ देख लेंगे कि योजना को पूरा कर लिया गया और समुचित रूप से परिभाषित विधि और कर्तव्यों सहित इसे घोषित किया, मतलब अनाउंस किया गया था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ शिवाजी के टाइम पे बोल रहा है कि समय पे घोषित किया। फिर दूसरा कथन देखोगे, शिवाजी ने प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए फारसी के स्थान पर मराठी को लागू किया। और अभी शायद विवाद भी बहुत चल रहा है मराठी हिंदी को लेके क्या, और संस्कृत के परिभाषिक शब्द गढ़े, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो कथन है ये थोड़ा सा जनरल कथन है, नॉर्मल टाइप का। ये देखोगे शिवाजी इंट्रोड्यूस किए थे मराठी इन द प्लेस ऑफ पर्स। तो ये क्या है कितना खांसी हो रहा है आज, हे भगवान। तो ये आपका है क्या, नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। कहने का मतलब अगर इस दोनों में आपको नहीं पता है ना कि सही कौन है, तो आप किसके तरफ ज़्यादा जाओगे, मेरे कहने का मतलब है इसके तरफ ज़्यादा झुकाव रखना, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, यही चीज़ सिखा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं ये सही है वो गलत है, ये बता रहे हैं कि कैसे सोचना होता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो अगर इसके राइट आंसर को देखेंगे तो ये दोनों है, ये दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। ये अष्टप्रधान के 8 मंत्रियों की योजना को पूरा कर लिया था और समुचित रूप से परिभाषित विधि और कर्तव्य सहित घोषित किया गया था, ठीक है। ये अनाउंस किया था, रेगुलेशन और ड्यूटी के बारे में बोल रहे हैं। तो और उसके बाद बोल रहा है कि मराठी को अभी तुरंत बताए कि ये क्या है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सही करते। हालांकि अगर ये पता नहीं है, ठीक है, अगर ये पता है फिर भी आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, 50-50 तक। बताए थे ना कल कि मान लो कि आपको 50-50 तक आप पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे जो सिखा रहे हैं ना उस चीज़ को समझो, अभी हटाओ सबको, जो सिखा रहे हैं ध्यान से समझो। हर क्वेश्चन के बारे में आपको उत्तर पता हो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है आपने सीखा कितना। मान लो कि ये क्वेश्चन क्या है, ये जैसे ही हम पढ़े तो इसके बारे में लगा कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉर्मल है, और इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जब इसके बारे में पता नहीं है और इसके बारे में लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 50-50 तक। और 50-50 तक जैसे पहुँचेंगे तो देखो हम कल क्या बताए थे कि ज़्यादा स्टेटमेंट वाला अधिक स्टेटमेंट वाले को सही मानना। तो अधिक स्टेटमेंट वाला है कौन सा, देखो बी है ना, तो अभी भी यहाँ पे सही हो गया। और ये सब जो भी चीज़ बता रहे हैं ना, बहुत सारे PYQ को एनालाइज करने के बाद बता रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी वो मत सोचना कि कैसा ये कैसा सही हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज से सोल्व करो, अगर नॉलेज लग ही नहीं रहा है, आपके पास नॉलेज है ही नहीं, तब ऐसे सोल्व करना, ठीक है। वरना नॉलेज से ही सोल्व करो तो ज़्यादा बेटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अच्छा इसमें अष्टप्रधान नहीं बताए तो भारी मिस्टेक हो जाता अभी। देखो अष्टप्रधान था क्या, अष्ट प्रधान के बारे में देखोगे और इसमें देखोगे शामिल कौन कौन थे, तो देखो तो ये जो अष्टप्रधान थे हमारे शिवाजी महाराज के शासनकाल में बना था, शिवाजी महाराज के शासनकाल में। अब देखो इसमें अष्टप्रधान जो है इसमें 8 जैसे मंत्री वगैरह होते थे, ठीक है। तो 8 प्रधान था इसमें, ठीक है, और उसका काम अलग अलग था। पहला था पेशवा, पेशवा। अब ये पेशवा क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, जिसको प्राइम मिनिस्टर अभी मानते हो ना, तो ये थे प्रधानमंत्री। अब ये प्रधानमंत्री करते क्या थे, साम्राज्य के सामान्य प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से इसका संबंध था, ठीक है। साम्राज्य में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा प्रशासनिक काम हो रहा है, तो वो कौन देखते थे, यही देखते थे। फिर दूसरा था इसमें अमात्य, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, अमात्य, अमात्य।
ये आमद या फिर मजूमदार इसी का नाम था, मजूमदार। ये सब ध्यान रखना, ऐसा स्टेटमेंट देके पूछ देगा ना कि अष्टप्रधान में से कौन इसमें नहीं था, तो आप फंस जाओगे। और ये अमात्य जो था, इसको फाइनेंस मिनिस्टर से अभी तुलना कर सकते हो, वित्त मंत्री थे ये, वित्त मंत्री थे, ठीक, जो कि राज्य का लेखा जोखा अकाउंटिंग वगैरह से संबंधित था। और उसके बाद था तीसरा था एक सुरनुबीस, सुरनुबीस या फिर जिसको सचिव बोल सकते हो, सुरनुबीस या फिर सचिव, ठीक है। ये राजकीय पत्र वगैरह से संबंधित था और ऑर्डर वगैरह ये तैयार करते थे, ये ऑर्डर वगैरह सब तैयार करते थे। तो कितना हो गया, एक, दो, तीन, ये चौथा था, चौथा एक और था वकिया नवीस, वकिया नवीस, ये इंटरनल मिनिस्टर थे, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंटरनल मिनिस्टर मतलब आंतरिक मंत्री जिसको कहते हैं, जो कि आंतरिक मामले का देख रेख करता था, या फिर जासूसी खुफिया वगैरह से संबंधित था, ये किससे, स्पाई वगैरह से, तो जासूसी की देख रेख वगैरह करता था ये वकियानविश, ठीक है। उसके बाद पांचवा था इसमें एक और, सर नौबत या फिर सेनापति था इसका, ठीक है। इसका नाम था सर ए नौबत। इसको ऐसे ध्यान रख लो कि जब सर पे क्या नौबत आता है तो किसको याद करते हैं, सेनापति को। तो ऐसे कुछ निमोनिक्स वगैरह बना लो तो एग्जाम में भूलोगे नहीं। सेनापति थे, ठीक है। ये प्रधान सेनापति थे जो क्या करते थे, ये जितने भी इनके किंगडम थे शिवाजी महाराज के, उनका क्या करते थे, ये रक्षा करते थे, ठीक है, उनको सेव करते थे। छठा था इनका, जस्ट वेट 1 मिनट नीचे कर देते हैं, ठीक है। एक था सुमंत या दावीड, सुमंत, सॉरी फॉर दैट, आज कफ हो गया है मुझे, सुमंत या फिर दावीड था। ये क्या थे, ये विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर जिसको बोलते हैं अभी, कौन है हमारे जयशंकर साहब, तो ये थे विदेश मंत्री उस टाइम पे, विदेश मंत्री थे, ठीक है, जो कि विदेश संबंधी कार्यभार को संभालते थे। उसके बाद एक और थे न्यायाधीश, जो दीवानी और फौजदारी मामले को देखते थे। ये क्या करते थे, दीवानी और फौजदारी दोनों को देखते थे, फौजदारी मामले को देखते थे। आठवां था पंडित राव, तो यही थे अष्टप्रधान, पंडित राव। इनका काम था कि ये दान दक्षिणा वगैरह से संबंधित है, नाम से दिख रहा है ना पंडित राव, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये धार्मिक मामले से, धार्मिक मामले से जुड़े हुए थे। तो इतना कुछ आपने देखा। अब अगर मान लो कभी क्वेश्चन आए और स्टेटमेंट दे दे कि बताओ इसमें से अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था, तो जो बच्चे अष्टप्रधान के बारे में जानते ही नहीं कि उसमें आमत्य शामिल था, सुरनुबीस शामिल था, सुरनुबीस या फिर वक्यानबीस ये सब शामिल थे इसमें, और अगर स्टेटमेंट ऐसा दे दे और किसी एक को बीच से गायब कर दे, तो बताओ जो नहीं पढ़े होंगे वो तो फंस जाएगा ना। और यहाँ पे जबकि यूपीएससी ने हमें हिंट दे रखा है अष्टप्रधान से, तो कीवर्ड को ऐसे एनालिसिस करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और टाइम कितना हो गया, आधे घंटे होने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कल कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आधे आधे घंटे का आधा घंटा निकालो पीवाईक्यू देखने के लिए, काफ़ी है, इनफ है, आधे घंटे में बहुत कुछ सीख जाओगे। और अगर ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज कल एक वीडियो आएगी, ईयर वाइज 2023 का, जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का, उसका कम से कम 60-70 क्वेश्चन जो भी है वो सोल्व करवा देंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, ईयर वाइज भी नहीं छोड़ेंगे और टॉपिक वाइज भी नहीं छोड़ेंगे। टॉपिक वाइज जो है आपका ये डेली आता है वीडियो आधे घंटे का, और ईयर वाइज जो है ये 1 या 1.5 घंटे का वीडियो आएगा, 1 या 1.5 घंटे का, जिसमें से कम 50 से 60 क्वेश्चन कवर करा देंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का भी होगा। तो देख लेना, आराम से पढ़ाई कर लेना। और जिसको भी ये वीडियो चाहिए, ईयर वाइज का ये पीडीएफ चाहिए, सारे ये ग्रुप में मिल जाएंगे, यहाँ पे जाके सर्च कर लेना। तो यहाँ पे ईयर वाइज भी पीडीएफ डाल देंगे और टॉपिक वाइज जो चल रहा है ये भी डाल देंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे हिंदी ऑप्शनल से यूपीएससी दे रहे हो उसके लिए एक बैच है, ये हिंदी ऑप्शनल वाले के लिए बैच है, जिसमें कि आपका कंप्लीट संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और उसमें जितने भी पीवाईक्यू आए होंगे 2025 तक, सारे पीवाईक्यू भी कवर होगा, उत्तर लेखन प्लस कॉपी लेखन सारा कुछ होगा। और वीकली डाउट सेशन, जो भी आपको एक सप्ते में कोई डाउट होगा तो लाइव इसका सॉल्यूशन होगा, पीडीएफ भी मिलेगा। और ग्रुप में
प्राइवेट आपका ग्रुप रहेगा जिसमें कि आपको लिख के सेंड करोगे PYQ वाले, और बायलिंगुअल बैच है और एक्टिव रिवीजन सेशन। इस बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।